नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8। हमारी 7वीं कक्षा की जो बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें हम पढ़ेंगे बाज़ार में एक कमीज़। कि बाज़ार में एक कमीज़ से मतलब ये नहीं कि भाई एक कमीज़ है या फिर कोई कपड़ा है, लेकिन इसमें हम ये जानेंगे कि ये कमीज़ किस तरीके से हमारे तक पहुंचती है। और इसमें जो ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है इसमें कि ये जो चैप्टर है ये पूरा आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपकी कक्षा का पेपर हो, चाहे आपके सीटेट के पेपर हो, कि भाई बाज़ार में एक कमीज़। तो ये इसमें से कुछ ही पूछा जाता है जो कि बहुत मेन होता है। वो जो पूछा जाता है वो मैं आपको रिपीट करके बताऊँगी। पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर इसमें से हम देखेंगे जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाई ये 4-5 पॉइंट हैं जो काफ़ी इसमें से पूछ लिए जाते हैं। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। सपना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती। कपास के पौधे पर आए डोंडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए सपना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी जाती है वो एक साथ चटक कर नहीं खुलते, वो धीरे धीरे खुलते हैं। इस वजह से इनको इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। रुई एकत्रित हो जाने के बाद सपना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के पास बाजार में ना ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय सपना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 का कर्ज लिया था। भाई जो बेचारे खेती किसान करते हैं ना, उनको खेती करने के लिए भी काफ़ी सारा उधार पैसा लेना पड़ता है। तो इसमें ये बताया गया है कि उसने देखो रुई बोई, रुई निकाली, इकट्ठा करी, फिर उसके बाद वो व्यापारी के पास ले गए जिससे उसने उधार लिया था। बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने सपना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था कि उसने सपना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई जो है ना उसी को बेचेगी और किसी को नहीं बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक हो गए, कीटनाशक हो गए आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए और सपना को 3000 ही दिए। तो व्यापारी ने क्या करा, यहाँ पर जो उसके 6000 की रुई हुई, पहले तो उसका रेट कम लगाया। उसके जो रेट लगाए वो 1500 रुपये लगाए। उसके बाद ऊपर से उसके 3000 रुपये भी काट लिए, जो कि 6000 की उसकी रुई हुई। सपना केवल 3000। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है बाजार में, बहुत रुई आ गई हैं। सपना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बड़ी और साफ़ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरा व्यापारी इतना भी नहीं देगा। व्यापारी कहता है कि जो सपना से कहता है कि मैं तो आपको इतनी अच्छी कीमत दे रहा हूँ, लेकिन दूसरा कोई आपको इतनी अच्छी कीमत भी नहीं देगा। आपको ऐसा है, मेरे पे विश्वास ना हो तो आप जाकर कुरनूल के बाज़ार में जाकर पता लगा लो। सपना, नाराज मत हो। सपना को अंदर अंदर मन में चल रहा था कि मेरी जो ये रुई है ना 1800 रुपये जाती, लेकिन यहाँ 1500 रुपये जा रही है। लेकिन वो बोलती कैसे, क्योंकि वो शक्तिशाली व्यापारी था गांव का। उसको ये तो नहीं है कि भाई आज उधार ले ले तो हमें कल जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चों की बीमारी हो गई, स्कूल की फ़ीस हो गई, आदि चीज़ों के लिए उन पर जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता था तो उन पर निर्भर रहना पड़ता था, ताकि उनसे वो पैसा उधार ले सकें और अपने घर का खर्च चला सकें। कपास की पैदावार करके भी सपना की आय उस आय से कम नहीं थी जो वो मेहनत करके कमाती थी ना, और जो ये कपास पैदा करके कमाई, थोड़ा बहुत ही अंतर था, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था इन दोनों की आय में। इरोड़ा का कपड़ा बाजार। इरोड़ का जो कपड़ा बाजार था तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड़ का कपड़ा बाजार था। ये संसार के विशाल बाजारों में से एक माना जाता है। यहाँ के आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है। कि जो आसपास में जो बुनकर बनाते हैं ना, वो कपड़ा भी बिकने के लिए यहाँ पे आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय होते हैं जो कपड़ा को खरीदते हैं, और वो दक्षिण भारत के शहर व अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं। कि दूर दूर से जो व्यापारी हैं वो भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाज़ार के दिनों में आपको
वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के लिए ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं, कि भाई जितना ऑर्डर चाहिए ना उसके हिसाब से कपड़ा बनाकर वो यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, कि जितनी मात्रा में कपड़ा चाहिए उतनी मात्रा में क्या करते हैं, व्यापारी दुकानदार को वहाँ पे कपड़े दे जाते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि कपड़ा को तैयार किया जाना है, कि ये सूत खरीदते हैं। जो बुनकर होते हैं, कपड़ा को बुनने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं भाई इतना कपड़ा तैयार किया जाना है, वो उसी मात्रा में कपड़ा तैयार करते हैं। अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, तो हम इसमें देखेंगे जो आपके सीटेट के पेपर में या आपके कक्षा के पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि वो जैसे कि इन चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो किसको होता है। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है इसमें व्यापारी को होता है, दुकानदारों को होता है जो उसको बेचते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कम कीमत पे जो बेचारे थोड़ा बहुत ही कमा पाते हैं और ना कमा पाएँ तो वो भी अलग है, वो होते हैं किसान और मजदूर, जिनको कुछ नहीं बचता। जैसा कि आपने देखा, सपना ने इतनी मेहनत करी, उसके बावजूद भी उसके पास जो था मात्र वो 3,000 रुपये आए। अब हम पढ़ेंगे दादन व्यवस्था। बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना, कि बुनकर जो थे घर पर कपड़ा तैयार करते थे। दादन व्यवस्था के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते थे उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते थे। बुनकर व्यापारी से सूत लेते थे और तैयार कपड़ा देते थे। इस व्यवस्था में बुनकरों को स्पष्टता, मतलब उनको ये पता रहता था कि भाई कि हमें कितना सूत चाहिए इस चीज़ के लिए और कितने कपड़े बनाने हैं, और बाकी वो उनका जिससे कि समय भी बच जाता था। उनको ये पता चल जाता था कि भाई इतने कपड़े बनेंगे, तो उससे ज़्यादा वो कपड़े नहीं बनाते थे। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों को बहुत वर्चस्व बन जाता था। वे ऑर्डर देते थे कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए बहुत कम मूल्य देते थे। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं था कि वो किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और कहाँ जाएगा ये कपड़ा। मतलब इसमें जो व्यापारी होता था उसको जो बहुत ही वो रहता था, वर्चस्व रहता था, मतलब कि बहुत प्रभावी होता था। जो बुनकर रहते थे वो उसकी कि भाई बुनकरों को ये पता नहीं था कि हमारा जो हम कपड़ा तैयार कर रहे हैं किसके लिए तैयार कर रहे हैं, कहाँ जाएगा, क्योंकि ये सब जो हैंडल करता था वो व्यापारी करता था। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी व्यापारी को ही होता था। व्यापारी क्या करता था, इसके बहुत कम मूल्य देता था, और मूल्य तो कम देता ही देता है। मान लो कभी ऑर्डर नहीं आया तो जो बुनकर बेचारे हैं वो बेरोजगार हो जाते थे। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों में बेचता था, कि जहाँ पर कपड़ा पहनने के वस्त्र होते हैं, जो दुकानें वगैरह होती हैं, उन कारखानों में बेचते थे। इस तरह बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही होता था, कि जो बाजार होता था ना वो पूरी तरीके से इनका ही फायदा करता था। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते थे। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये होता था, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघे के लिए 40,000 का निवेश करना पड़ता था। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता था। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को भी दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता था। जो करघे लेते थे ना हम कपड़ा बनाने वाले, वो इतने महंगे आते थे भाई, 20,000 रुपये का। अगर हमने 2 भी लिए तो 40,000 रुपये का। उस पे से अकेले काम नहीं कर सकते, उसमें से हमें उसमें काम करने के लिए लगाने पड़ते हैं, जिसमें कि 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। फिर इस पूरे कार्य द्वारा वह महीने में लगभग 3500 रुपये ही कमा पाते थे। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, कि व्यापारी और बुनकर के बीच की जो व्यवस्था है ना, इसको हम दादन व्यवस्था का उदाहरण कहते हैं, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और वो उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में ये व्यवस्था प्रचलित है। हमेशा याद रखना, दादन व्यवस्था वो है जहाँ पे व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है, कि आपको जहाँ पे भी कपड़ा बनाया जाता है वहाँ पे ये दादन व्यवस्था देखने को मिल जाती है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास
बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। कि जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, बुनकर द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता है उसको दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को भेजता है। कि जो कपड़ा बनाकर ना, जो मान लो हमारे पास तो कपड़ा है, अब उसको कुछ तो बनाना पड़ेगा, चाहे कमीज बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, तो वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती थी। वह कमीज विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती थी। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। वो बड़े बड़े स्टोर के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान के उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। कि जो अमेरिका, यूरोप में जो स्टोर चलाते हैं ना, कपड़ों का दुकानें चलाते हैं, वो क्या करते हैं, इनसे शर्त रखते हैं कि उचित मात्रा में माल दिया जाएगा और जो हमें सामान दिया जाएगा उसकी गुणवत्ता में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर, माल देने से जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता था। अगर मान लो किसी ने जो सामान है वो लेट बनाया या टाइम पे पूरा नहीं किया तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाता, उसको बहुत सख्त कार्रवाई की जाती थी, या उसको अगली बार से दिया ही नहीं जाता था कि भाई हम तुम्हारे यहाँ से माल नहीं मंगवाएंगे। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों पर भरसक पूरा करने की कोशिश करता है। कि वो जो निर्यातक होता है ना, वो कोशिश करता है कि जो ग्राहक है ये किसी भी तरीके से यहाँ से हमसे छूट ना जाए। वो पूरी कोशिश करता है कि भाई समय पर अपना ऑर्डर पूरा कर दिया जाए। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्च में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम लेते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो ग्राहक है उसकी ओर से दबाव पड़ता है, तो ये जो काम बेचारे करते हैं, जो कारखाने में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं। इनकी जो तनख्वाह होती है वो तो होती तो बहुत कम है, लेकिन उनसे अधिक से अधिक काम लेते हैं। इस तरह से वो अपना लाभ तो बढ़ा लेते हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर बेच देते हैं, लेकिन इसकी भरपाई वो किससे कर लेते हैं, जो काम करने वाले होते हैं वहाँ पर। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिला हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को स्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगार की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने के हवालों में अधिकतर वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने जैसे काम दिए जाते हैं। कि जो फैक्ट्री में काम करते हैं ना, मान लो 17 कामगार हैं, उनमें से अधिकांशों को स्थायी रूप से काम पे लगाया जाता है। अस्थायी रूप वो होता है जी भाई हमारे पास काम है तो आ जाओ, हमारे पास काम नहीं तो कोई बात नहीं, अपने घर बैठ जाओ, वो वाला सिस्टम कर रखा था। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो जाते हैं। जब काम मिलता है तो बेचारे आ जाते हैं, लेकिन क्या करें, भारत में इतनी बेरोज़गारी है। अब इसमें क्या है, जो दर्जी है, दर्जी को देखो 3000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, उसमें भी हमें ये अधिकतम वेतन ही दर्जी का 3000 रुपये है। तो बेचारे जो बटन टाकने का जो काम कर रहे हैं, इस्त्री करने का जो काम कर रहे हैं, पैकिंग करने का जो काम कर रहे हैं, उनको कितना दिया जाता होगा। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन लोग होते हैं। बाजार की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपर मार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी में क्या होता है, खरीदना और बेचना होता है। क्या इन सबको जो लाभ होता है खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में समान रूप से इन लोगों को लाभ होता है? नहीं, इनका जो लाभ होता है वो समान रूप से नहीं होता। जैसे कि हम इसमें समझेंगे, बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया उसकी तुलना में जिसने वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्य श्रेणी का रहा। मतलब वस्त्र निर्यातक वो होता है जो वस्त्रों को बनवाता है। जैसे वो मान लो कोई फैक्ट्री है जिसमें वस्त्र बनाए जा रहे हैं, उसने वो वस्त्र बनवाकर क्या करा, विदेशों में बेचे, तो उसको जो लाभ है विदेशों के मुकाबले कम हुआ। दूसरी ओर उसने क्या करा कि उसको लाभ कम हुआ तो उसने अधिक अपना मुनाफा कमाने के लिए क्या करा, जो कामगार थे उनको इतने कम पैसे दिए कि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं ना वो भी बहुत मुश्किल से पूरी हो पाई। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड़ा ने बुनकरों की कड़ी मेहनत की, मतलब कि
जो कपास उगाने वाली जो छोटी किसान थी, जो सपना थी, इरोड़ा के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, उसके बावजूद भी क्या मिला उनको? बहुत कम मात्रा में लाभ मिला। उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला उनको। व्यवसायी और व्यापारी के बीच की स्थिति होती है। जो व्यवसायी होता है ना और व्यापारी होता है, उनको फिर इन लोगों से ज़्यादा लाभ मिल जाता है, जो कि बुनकरों की तुलना में हो गई। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक होती है, लेकिन निर्यातक की कमाई इनसे भी अधिक होती है। अब व्यवसायी और व्यापारियों की तुलना में क्या होता है, निर्यातक जो होते हैं ना, जो काम करने वाले, जो काम करवाते हैं जो कंपनियों में, उनकी जो कमाई होती है इनसे ज़्यादा होती है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। और निर्यातक की कमाई भी क्या होती है, विदेश के जो व्यापारी हैं, जहाँ पे सामान बेचा जाता है, उनसे कम होती है। तो इस प्रकार से प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो, वो सपना हो। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएगा तो वो अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझेगा भाई? अपनी जो ज़रूरत होती है उनको कैसा पूरा करेगा वो? एक और बाजार लोगों को काम करने और उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते और बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बना हुआ कपड़ा बेच सकता है। बाजार क्या होता है? बाजार, हम बाजार में ये चीज़ें भी देख सकते हैं कि भाई बाजार में जो किसान है वो अपनी रुई बेच सकता है, बुनकर अपना कपड़ा बेच सकता है, लेकिन उनको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा धनवान और शक्तिशाली लोगों को होगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं। जिनके उनके पास पैसा अधिक होता है, वो अपने कारखाने, बड़ी बड़ी दुकानें और बहुत ज़मीनें हैं उनके पास। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, इन पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि हमने सपना वाले में देखा, सपना ने जो 1500 रुपये में वो रुई बेच दी, उसको पता था कि बाहर 1800 रुपये में बेच रही है, रुई बेची जा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसको कर्ज के लिए उस व्यापारी पर निर्भर रहना पड़ता था। क्योंकि वो उसने बताया कि भाई हमारा जो महीने का जो होता है कि ये जो हम फसल की पैदावार हो गई, इससे हमारा 1 या 2 महीने का ही गुजारा चल पाएगा, बाकी समय के लिए हमें व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे छोटी किसान सपना ने वही अभी जो मैंने आपको बताया, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है। आपने देखा होगा कि बुनकर भी इस व्यापारियों से व्यापारियों को जो वर्चस्व है वो बढ़ा रहता है। क्यों बढ़ा रहता है उनका वर्चस्व? क्यों? बुनकर को काम देते हैं तो बुनकरों को कच्चा माल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और उनको बदले में पैसे भी मिल जाते हैं जो मेहनत करते हैं, और वो कच्चा माल उनके पास रहता है, वो बनाकर क्या करते हैं कि व्यापारियों को देते हैं। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? दादन व्यवस्था बोलते हैं, जहाँ पर कच्चा माल प्राप्त करके बुनकर उनको बना बनाया सामान देते हैं, उनको बनाकर सामान दे देते हैं। और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसे वस्त्र के कारखानों में कामगारों के साथ निर्भर रहना पड़ता है। आप नौकरी में देखोगे कामगारों के साथ जो काम करने वाले होते हैं उनके साथ कितना शोषण होता है। भाई उनके पास काम, जब तुम्हारे पास काम है तब तो तुम उन्हें रख रहे हो, और जब काम नहीं है तो तुम उसे निकाल दे रहे हो। मतलब तुमने तो अपना लाभ प्राप्त कर लिया, लेकिन वो बेचारा तो बेरोजगार हो गया। तो इस निर्भरता के कारण बाजारों में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते होते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सरकारी संस्था बनाएं और कानूनों को दृढ़ता से पालन करें। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई सरकारी संस्था या कानूनों को इतना दृढ़ता से पालन नहीं करता, क्योंकि गरीबों को तो शोषण होता आया है, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। अब हम इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगा इसमें, कि जो कक्षा 7वीं के आपके जो पेपरों में पूछे जाते हैं, आपके सीटेट के पेपरों में पूछे जाते हैं कि बाज़ार क्या होता है। बाज़ार वो होता है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामानों को खरीदा व बेचा जाता है, जिसके द्वारा वो सामान जो होता है वो ग्राहकों तक पहुंचता है। फिर इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, मिडलमैन कौन होता है? बिचौलिया बोलते हैं उसको हिंदी में। वो क्या करता है, जैसे मान लो एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, जैसे किसान है, किसान ने क्या करा, सब्जी उगाई, व्यापारी ने क्या करा, उसकी बहुत बड़ी मात्रा में सब्जी ले ली और व्यापारी ने ले जाकर वो दुकानदार को बेच दी। अब किसान और दुकानदार के बीच में जो व्यापारी है, इसको मिडलमैन बोलेंगे, इसको बिचौलिया बोलेंगे। फिर इसमें तीसरा इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है? तो सबसे ज़्यादा लाभ जो इनको होता है व्यापारी को होता है, ठीक है, व्यापारी को हो गया सबसे ज़्यादा लाभ, इनमें दुकानदार को हो गया, और जो सबसे कम लाभ होता है इनमें किसान को हो गया, मज़दूरों को हो गया। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ मज़दूरों के साथ शोषण किया जाता है, उनको उचित वेतन नहीं दिया जाता, उनको उचित रोजगार के अवसर नहीं मिलते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।